हाय दोस्तों, मैं अपने चैनल एमएस मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम अपना 12वीं का सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का कैलकुलस चालू करेंगे। कैलकुलस के अंतर्गत आपका बहुत से टॉपिक आते हैं। वैसे तो 5 टॉपिक आपके आते हैं इसमें। तो पहला जो टॉपिक आपका है डेरिवेटिव यानी अवकलन। अवकलन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके सूत्र क्या हैं। उन सूत्रों के बारे में अगर हमें पता होगा तो हमें क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी, या ये कह लो कि इन सूत्रों की सहायता से हमें क्वेश्चनों को लगाने के लिए बहुत सरलता होगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव के हम सूत्र देख लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सूत्र हैं। फर्स्ट ईयर क्लास में आपने अवकलन पढ़ा होगा, तो उसमें सिर्फ 5 सूत्र थे, साइन, कास, टेन, सेक और लॉग का। और इसमें हम आपको ये 12th लेवल की बुक की बुक है जो उसके आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस आपका है ये 12वीं का हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि सिलेबस शुरू करने से पहले हम इनके सूत्रों के बारे में जान लें, यानी सिलेबस शुरू करने से पहले हम उनके फार्मूलों को देख लें कि कौन कौन से फार्मूले हैं, इसका नियम क्या है डेरिवेटिव करने का, अवकलन करने का। हम आपको एक एक सूत्र विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। फिर बाद में जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपका हर एक सूत्र पे आपके टॉपिक बाय टॉपिक पूरा हम सिलेबस या फिर कह लें कैलकुलस का जो डेरिवेटिव टॉपिक है वो कंप्लीट कराएंगे। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, जिससे अन्य सभी विद्यार्थी जो 12th मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की, तो वो भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करें। वैसे पढ़ तो सभी रहे होंगे। चलो ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका डेरिवेटिव का फार्मूला देखते हैं। इसमें अवकलन में एक रूल होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका अगर अवकलन निकाला जाए तो 0 होता है। 0 होता है, कैसे बताते हैं अभी। 0 इसलिए जो होता है, जो कांस्टेंट होते हैं, आप ये जान लीजिए, जो कांस्टेंट होते हैं उसका जो मान होता है अवकलन में वो 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। अब देखो, जैसे ये लिखा है पहले नंबर पे कि d/dx, अवकलन हमें किसका करना है, c का, यानी d/dx अवकलन किसका करना है, c का। तो c मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि सिर्फ फलन के सापेक्ष जिसका अवकलन हो रहा है उसे छोड़ के और जो सभी रहते हैं अंक या अक्षर, लेटर या डिजिट, वो सभी होते हैं आपके कांस्टेंट। अगर आपका कोई भी अक्षर या डिजिट उस फलन के सापेक्ष वाले पोर्शन के साथ में है तो उसका नियम अलग होगा। अगर कांस्टेंट एकदम से अलग है, यानी एकदम से अलग है, जैसे मान लो हमें x का अवकलन निकालना है, x का हमें अवकलन ज्ञात करना है, यानी x+5 का हमें, मान लो यहाँ x+5 का हमें अवकलन निकालना है। तो देखो, तो y बराबर हो जाएगा आपका x+5 हो जाएगा। जब x+5 हो जाएगा तो हमें y, यहाँ पे y का मतलब होता है फलन होता है। ठीक है, जो y आपका है वो किसके सापेक्ष अवकलन करेगा, x के। जो क्वेश्चन कह रहा है वही हम करेंगे। तो इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में, कि जो x+5 है उसका हमें अवकलन करना है। तो देख लो किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है। तब जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये जो होगा, तो y लिखा है, y मतलब फलन होता है, और x मतलब y जिसके सापेक्ष कर रहा है। यानी अगर कहा जाए तो y फंक्शन ऑफ x,
y जो है x का फलन है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे dy बटे d, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसा कि आपने सूत्र में भी देखा होगा इसमें पहले ही नंबर में कि d बटे dx लिखा है, यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है तो नीचे x लिख दिए, यहाँ पे क्वेश्चन में भी x है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। लेकिन यहाँ देखिए y के स्थान पे c है लेकिन किनारे लिखा है क्योंकि हमें y का वो अवकलन ज्ञात करना है, तो इसमें हो जाएगा dy बटे dx। तो बराबर, अब देखो यहाँ पे लगाएंगे अवकलन का निशान। अवकलन का निशान ये होता है कि जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे d के साथ में लिख देंगे, ऊपर d रहेगा और ब्रैकेट में लिख देंगे जिसका हमें करना है, ठीक है। तो ये जब करेंगे हम तो देखो dy बटे dx जो है x प्लस 5 है, तो इसमें दो पद हैं, एक आपका x है जिसके सापेक्ष हमें करना है, ठीक है, एक आपका x है जिसके सापेक्ष हमें करना है और एक आपका जो है वो 5 है। अब देखा जाए तो y के यानी x के सापेक्ष y का हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो y का जो है x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तो ये तो अलग है। प्लस के बाद दूसरा पद आ गया यानी 5 आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अगर अवकलन निकालेंगे भी हम तो आपका हो जाएगा 0, यानी कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। यही आपका पहला सूत्र है, यही आपका क्या है, पहला सूत्र है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। अगर यहीं पे हम x का निकालेंगे तो इस x को हम इसके साथ में लिख देंगे, तब इसका मान आ जाएगा dx बटे dx का मान आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये dy बटे dx बराबर क्या हमें मिला, 1 मिला। यानी y बराबर x प्लस 5 का आंसर जो आएगा यानी अवकलन आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र आपका है, ये सूत्र आपका तो हो गया यानी कांस्टेंट। जब आपको हम सवाल लगवाएंगे तब आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इसलिए बता दिए कि कांस्टेंट का मतलब इसमें क्या होता है, कैसे 0 होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए आप डी बटे डी एक्स यानी सी मतलब कांस्टेंट होता है, तो ये जो है कांस्टेंट का मान हमेशा 0 होता है। लेकिन एक कंडीशन भी है, कांस्टेंट हमेशा अगर सिंगल रहता है, अलग रहता है एकदम से, अगर यानी वो अपना एक पद बनाए रखता है तब उसका मान 0 होगा। अगर मान लो y बराबर 2x दिया है तो आप जानते हैं x के सापेक्ष हमें करना है, x के सापेक्ष हमें करना है। मान लो देखो जैसे बता दें, जैसे y बराबर दिया है 2x तो हमें x के सापेक्ष करना है, ये हम जानते हैं कि x तो है, ये इसका तो हम इसका अवकलन कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 का हम 0 कर देंगे तो ये नहीं संभव है। अगर मान लो आप 0 भी करते हैं तो 2 और x के बीच में कौन सा निशान है, 0 का, तो 0 का जब x से x का जब अवकलन निकालेंगे तो उसका 1 आएगा, और 0 का 1 का गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तब आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार से यानी जिसके सापेक्ष हमें करना है, यानी इसमें है y फंक्शन ऑफ x, यानी y का जो जिसके सापेक्ष हमें करना है x के सापेक्ष हमें करना है, तो अगर उसके साथ अगर आ जाता है कोई कांस्टेंट तो उसमें हम सर्वप्रथम ये करते हैं, उस कांस्टेंट को हम अवकलन के चिन्ह के आगे कर देते हैं। जैसे देख लो, अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है y के सापेक्ष x का अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखते हैं x, हाँ ये हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष हमें x के सापेक्ष करना है। तो जब अवकलन करेंगे तो हमारा चिन्ह अवकलन का ये होता है, ये आप याद रखिएगा, d बटे और जिसके सापेक्ष करेंगे ये अवकलन का चिन्ह होता है। और y है यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो y लिखेंगे बराबर। जब y लिख देंगे तब अगर देखते हैं कि जिसके सापेक्ष हो रहा है अगर उसके साथ में आपका कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम आगे कर देते हैं, यानी उसका हम अवकलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर मान लो अवकलन भी करेंगे तो आपका वो 0 हो जाएगा, तो हम ये इसको हम आगे कर देते हैं, फिर बाद में हम अवकलन का चिन्ह लगाते हैं। x के सापेक्ष करना है तो x लिखेंगे। अब क्या बचा, 2 तो हम आगे कर लिए, बचा क्या, यहाँ पे x बचा। अब देखो dx बटे dx का तो 1 हो जाएगा, और 2 के ये dx बटे dx का जब 1 हो जाएगा तो इन दोनों 1 और 2 के बीच में कौन सा निशान है, गुणे का, मल्टीप्लाई का है, ठीक है।
तो हमारा जो आ जाएगा वो आएगा आपका आंसर dy/dx का आपका आंसर जो आ जाएगा 2 × 1 यानी 2। आपका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अगला देखते हैं। कांस्टेंट का ये रूल है, कहने का मतलब ये है अगर कांस्टेंट अकेला पद है तो उसका आप अवकलन करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा वो है सूत्र, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सूत्र आपको देखने को आगे मिलेंगे। कुछ सूत्रों के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर बाद में जब अगले वीडियो में जब हम अपलोड करेंगे, अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन को लिख के हर एक क्वेश्चन के संबंधित सवालों को आपको बताएंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी किसी भी फार्मूले में ना हो। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। आपका अगला जो है सूत्र, अगला सूत्र देख लो, मार्क कर लें थोड़ा। अगला सूत्र आपका है ये, एक तो ये कांस्टेंट वाला हो गया यानी 0 आ जाएगा। अब ये देख लो, ये दिया है d/dx। d/dx का मतलब अवकलन होता है, आप जान गए होंगे। और नीचे d के साथ x लिखा है तो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। आप पहचान सकते हैं किसी भी अवकलन को, यानी जो d/dx लिखा है ये किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष। ये हमेशा याद रखिएगा, अवकलन में जब अगर सवाल दिए हों कि अवकलन करना है तो सर्वप्रथम हम y बराबर फलन मानते हैं। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जब हम सवाल लगाएंगे तो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें जो बता रहे हैं वो आसानी से समझिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मान लो याद भी नहीं होता है तो जब हम सवाल लगवाएंगे तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर याद हो जाएगा। जब एक ही सवाल पे 2-3 सवाल लगाएंगे, एक ही सूत्र पे 2-3 सूत्र लगाएंगे, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, अगला सूत्र आपका है d/dx। लिखा है x की पावर n। अब यहाँ पे हम x और n का मतलब क्या समझे, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है, चर पद है, और जो n है वो अचर पद है। ऐसा समझ लो, जो x का मान होगा वो अक्षर में आएगा, यानी a to z के बीच में जो चाहे वो आ सकता है। a to z के बीच में आपका जो चाहे वो आ सकता है, यानी a to z मतलब 26 अक्षर होते हैं आपके इंग्लिश में, तो आपका a to z में कुछ भी हो सकता है x के स्थान पर। ठीक है, और जो आपका n है वो 1 से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट, यानी अंकों में आएगा। यानी आप देखे होंगे, सवाल लगाए होंगे कि x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, ये सब देखे होंगे, देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें यही है, कहने का मतलब ये है जब किसी अक्षर पर किसी अंक की घात हो, कहने का मतलब है कोई अक्षर, जैसे मान लो a लिखा है, ये a है, अगर इस पर कोई घात आ जाए, मान लो a की घात 2, यानी जब किसी अक्षर पर अंक की घात हो तो इस सूत्र को लगाएंगे। किस सूत्र को लगाएंगे, इस सूत्र को लगाएंगे, इसे, तब हम इसे लगाएंगे। ठीक है, इसे हम लगाएंगे, 1 मिनट, थोड़ा परेशानी हो रही है। ये देखो, यानी जब किसी अक्षर पर मतलब x ही मान लो, आई अक्षर पर अंक की घात मान लो 3, 1 के जगह 2 के जगह 3 मान लो। ठीक है, तो यानी जब किसी अक्षर पर अंक की घात होती है तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लो आपका y बराबर दिया है फलन x की पावर 3, तो आपको जब डिफरेंशियल निकालना होगा अवकलन, तो आप dy/dx करेंगे। x तो आप लिखेंगे जिसके सापेक्ष करना है, और y बराबर माने थे तो y dy हो गया साथ में आपका। तब ये करेंगे तो इस सूत्र पे अभी देखना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो ये सूत्र रहता है कि ये जो अक्षर की घात अंक रहता है, इसमें ये रहता है कि जो आपकी घात होगी वो जब उसका हम अवकलन करेंगे, जो पद आपका इस प्रकार से होगा, x की पावर n के रूप में होगा, जब उसका हम अवकलन करेंगे तो उसमें ये रहता है कि उसकी घात
आगे लिख देते हैं, यानी उस चर पद उस अक्षर के सामने आगे लिख देते हैं और फिर बाद में उसकी घात में से ही हम एक को घटा देते हैं। अब देखते हैं, समझते हैं इधर। तो देखो x की पावर n है, x की पावर 3 है, यानी यहाँ पे सूत्र में देखा जाए तो x तो मिल रहा है और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है। तो n और 3 यानी अगर कंपेयर किया जाए तो n के जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। n के जगह पे ही आपका 3 है, यानी n के जगह आपका 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, अंक ही होगा मतलब इस सूत्र के अनुसार। जब हम ये देखेंगे n है तो इस सूत्र में कह रहा है कि इसकी जो घात है, यानी देखो n घात थी, तो अगर सूत्र में देखा जाए तो n को हम पहले आगे ले आए, यानी उसकी घात को हम आगे ले आए और फिर उसी घात में से हम एक को घटा दिए। तो अब देखो यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें, अवकलन का रूप लिख दें, अवकलन का चिन्ह लिख दें, फिर इसको हम लिख दें। जब इसको हम हल करेंगे, इसी के आगे हम हल कर दे रहे हैं थोड़ा, अगर इसको हम हल करेंगे तो जब इसका हम अवकलन निकालेंगे x की पावर 3 का, तो सूत्र के अनुसार देखा जाए तो घात को पहले हम क्या करेंगे, आगे लाएंगे। तो घात क्या है, 3, तो 3 को हम आगे ले आए। x है आपका, x ही लिखेंगे और n का यहाँ पे मान क्या है, 3 है। आए हम बताए थे सूत्र में कि घात को हम आगे लाएंगे और फिर उसी घात में से हम एक को घटा देंगे। तो देखो अब ये जो आपका आंसर जो आएगा, तो 3 तो आपका हो ही गया, x की पावर देखा जाए तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। आप देखो यहाँ पे, तो ये आपका y बराबर x³ जो हम फलन लिए थे, सवाल लिए थे, उसमें आपका जो आंसर अवकलन का आएगा वो 3x² आएगा। इस सूत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझें तो हम आपको जब बताएंगे वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ऐसे ही खाली रूपरेखा है समझाने के लिए कि आप समझ जाएं थोड़ा बहुत, और अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं। तो ये सूत्र आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब ये सूत्र आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे। यानी जब अक्षर की पावर अंक रहता है तो पहले हम उस अक्षर की पावर अंक रहता है तब ये सूत्र लगाते हैं। यानी अगर किसी अक्षर की पावर अंक है तो उस अंक को पहले हम आगे लाएंगे, फिर उसी अंक में से हम एक को घटा देंगे, आपका अवकलन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। जब हम आपको सवाल लगवाएंगे तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपका अगला सूत्र है कि साइन x यानी d/dx का मतलब होता है अवकलन। ये चिन्हित करता है कि हमें क्या करना है, तो इसमें हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो ये d/dx जो है किसका अवकलन ज्ञात करना है हमें, साइन x का। ये देखो ब्रैकेट में लिखा है साइन x। जो साइन x है आपका, अगर इसका हमें निकालना है अवकलन, तो ये सूत्र है एक तौर पे। जैसे आप पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर या a² + b² का सूत्र पढ़े होंगे। जैसे a² + b² का सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर - 2ab, ये होता है, यही होता होगा, ठीक है। तो यही कहते हैं, इसी प्रकार से ये भी सूत्र है अवकलन का, ठीक है। इसमें जो आपका सूत्र है, इसमें कह रहा है कि d/dx यानी अवकलन करना है किसका, साइन x का। तो साइन x का जो अवकलन होगा वो cos x होगा, साइन x का जो अवकलन होगा वो cos x होगा। अब इसी प्रकार से आगे देख लो। तो अगर इसमें आए तो इसमें कह रहा है cos x का, यानी साइन का तो हम जान गए क्या अवकलन। अगर पूछता है कोई तो कहेगा कि साइन x का अवकलन क्या होता है, तो cos x बता देंगे आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे cos x का अवकलन तो आप बताएंगे -sin x। ये एक सूत्र, एक इस प्रकार का सूत्र है, ये आपको हम बताएंगे सवाल के साथ ही, ठीक है। इसी प्रकार ये cos x का -sin x हो गया। आगे देखते हैं, d/dx यानी sec x का निकालना है, तो sec x का जो आपका अवकलन होगा वो sec x × tan x होगा, ठीक है, tan x होगा। अब आगे देखते हैं, आगे आपका देखते हैं, ये जो आपका सूत्र है जो CSC लिखा है ये कोसेक है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं इसमें, ये कोसेक है, ठीक है। अगर पूछता है आपका कोसेक का, ठीक है, अगर आपको पूछता है कि कोसेक का अवकलन बताओ, तो आपका कोसेक का जो अवकलन रहेगा वो -cosec × cot x, -cosec x × cot x। अब ये परेशान मत होइएगा कि cosec x पहले है तो cosec x पहले होना ज़रूरी है, cot x भी आगे आ सकता है, गुणा में आपका आगे पीछे हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं आपका tan x का, तो tan x का आपका sec² x हो जाएगा, ठीक है।
और आगे देखते हैं कॉट एक्स का। कॉट एक्स का आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, इधर आओ, अब इधर दिखाते हैं आपको हम d/dx यानी अवकलन करना है a की पावर x। हमने पहला जो सूत्र आपको बताया था, यानी दूसरा जो सूत्र बताया था कि अक्षर की पावर जो अंक रहता है उसमें घात को हम आगे लाते हैं, फिर उस घात में से एक घटा देते हैं। लेकिन अगर अंक की पावर अक्षर हो तो उसमें लाग का सूत्र लगाते हैं, आप पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर देखो अंक की पावर x होगा, यानी a का मतलब यहाँ पे अंक ही है, ठीक है, और x का मतलब अक्षर है A to Z। तो अगर अंक की पावर अक्षर होगा तो उसमें आपका पहला जो जिसका हमें निकालना है अवकलन, उसे हम सर्वप्रथम पहले ऐसे ही लिख देंगे, यानी a की पावर x है तो a की पावर x लिख देंगे, फिर बाद में log के साथ में a लिख देंगे। ये log लिखा है, ठीक है, ये आपका ये log, ये बेस e है आपका, लिखा नहीं रहता है लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है, बेस e इसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी a की पावर x, ये आपका जो है यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यही लिखा है, ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो यानी अगर अंक की पावर अक्षर होगा तो हम लाख के रूप में सूत्र लिखेंगे। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ी होने वाले हो रही है, तो हम आपको जिस प्रकार से वो बताए थे अक्षर की पावर अंक का, तो बताएंगे अगली वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे आपका है अगला सूत्र आपका ये है dy/dx। e की पावर x का अवकलन आप हमेशा याद रखिएगा कि e की पावर x ही होता है, ठीक है, e की पावर x ही होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि e की पावर कुछ और हो, मान लो x की जगह और कुछ हो, जैसे मान लो 2x हो तो आपका e की पावर 2x ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपका e की पावर 2x है तो आपका e की पावर 2x का तो पहले 2x ही हो जाएगा, e की पावर 2x ही हो जाएगा, फिर उसका घात का भी अवकलन करेंगे, जिसे अगेन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है आपका, आगे है जो ये आपके नियम है, ये जो आपके हैं सूत्र ही है, सूत्र का नियम है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो ये है, ये बता रहे हैं, इसमें आपका जिस प्रकार गुणा और भाग का नियम होता है उसी प्रकार इसमें भी है। यानी इसमें दो पद दिए रहेंगे आपको भिन्न भिन्न, जैसे साइन इंटू कास या टेन इंटू सेक। अगर इस प्रकार से दिए रहेंगे तो आपको उसका अवकलन किस प्रकार से निकालना है। आप तो ये तो जानते हैं कि टेन का हम सेक, एक मिनट, टेन का हम सेक कर सकते हैं। देखो टेन का हम सेक स्क्वायर आ गया, मान लो ये देखो सेक स्क्वायर आ गया, तो मान लो यहाँ पे 10x लिखा है और यहाँ पे तो 10x है सूत्र में, अगर हम लिख दें यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स, मान लो ये आपका सेक का सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा, आया है सूत्र में, ये है, ठीक है। अगर मान लो हमें इसका अवकलन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इस नियम को, यानी जब दो पद रहेंगे तब उस नियम को हम हल करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं। ये आपका गुणन का नियम है, ठीक है। सी मतलब पहला पद होगा, एफ मतलब दूसरा पद होगा, मानते हैं यहाँ पे, और इसका हमें अवकलन करना रहता है। इसमें ये रहता है अगर दो पद आपके रहते हैं, अगर दो पदों में आपका, हाँ दो पद आपका रहता है, तो इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले पद को रोकेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस का बीच में निशान लगा के फिर दूसरे को रोकेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। ये आपको जब हम सवाल बताएंगे तब आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से ये आपका ये गुणा का नियम था, यानी दो पद यानी आपस में होता है तो गुणा ही होगा। अब ये है आपका भाग का नियम, ठीक है, ये आपका भाग का नियम है। भाग का नियम ये नहीं है, गुणा का ही नियम है, इसमें दोनों, इसमें कांस्टेंट वाला था, इसमें यही है, ठीक है, ये आपको हम समझा देंगे। ये भी आपका यही है। आइए देखो, ये भाग का नियम है, जो आपका भाग के नियम में ये होता है कि भाग के नियम में होता है ये कि भाग का मतलब यही जान के भिन्न में होगा, भाग मतलब भिन्न में होगा, यानी भिन्न होगा तो हर और अंश जरूर होगा ही, अंश हर जरूर ही होगा। तो इसमें ये रहता है कि जब अवकलन करते हैं दो पद आपके रहते हैं, जैसे मान लो 2x/4y, इसका अगर मान लो हमें अवकलन करना है, यानी 2x/4y,
y बराबर दिया है, यानी t बराबर दिया है, कुछ मान लो फलन y, यहाँ पे कुछ और कर लो, p कर लो और यहाँ पे y कर लो, ठीक है। दिया है 2x बटे 2p, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x बटे p। तो इसमें ये रहता है हर अंश आपका आ गया। जब आपका हर अंश आ जाएगा यानी x बटे जो है आपका x बटे जो p है, जब हर अंश में बढ़ जाएगा यानी x और p अगर साथ में रहता है यानी गुणा हो जाता। एक कांस्टेंट को निकाल के आराम से कर देते, गुणन का नियम लगा देते, जो बताए थे कि पहले को रोकेंगे दूसरे का कर देंगे, दूसरे को रोकेंगे और पहले का अवकलन कर देंगे, इसमें रहता है, ठीक है। अगर ये नहीं है, इस रूप में है, बटे के रूप में है, ठीक है। अगर बटे के रूप में आपका है तो इसमें आपको सूत्र देखना होगा, ये सूत्र, ठीक है। आपको हम समझा देंगे, इसमें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपका जब सिलेबस कवर करवाएंगे तो सबसे पहले उसका हम सूत्र लिखेंगे, उस सूत्र के बारे में समझाएंगे, फिर आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर इस प्रकार से आपका आता है कोई सवाल, तो इसमें ये रहता है कि आपको हर अंश आपको दिया ही रहेगा सवाल में, फलन y बराबर आपका दिया ही रहेगा। अगर हर अंश में आपका दिया है, भाग के रूप में अगर दिया है, तो सबसे पहले हम हर को रोकेंगे, अंश का अवकलन कर देंगे, फिर अंश को रोकेंगे, हर का अवकलन कर देंगे। यानी अंश को रोकेंगे पहले, फिर हर का अवकलन, और फिर माइनस लगाएंगे, गुणा में प्लस लगाते लेकिन यहाँ माइनस, फिर बाद में क्या करेंगे, यानी पहले हम अंश को रोकेंगे, हर का करेंगे, माइनस, फिर हर को रोकेंगे, अंश का कर देंगे, अब बटे हर का स्क्वायर कर देंगे। यानी हर का स्क्वायर मतलब हर का यहाँ पे क्या है, p है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।